दूसरे दौर के मतदान के साथ ही बिहार में जो मतदान की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है और मतगणना 14 नवंबर को होगा, तब नतीजे सामने आएंगे। इस बीच क्योंकि मैं मधुबनी में हूं तो अभिनव झा जो कि स्थानीय निवासी हैं और पत्रकार भी हैं, मधुबनी और आसपास के इलाकों से रिपोर्टिंग करते हैं और दिल्ली भी गए थे, वापस फिर दिल्ली जाएंगे। तो अभी मौजूदा समय में यहाँ रहकर इन्होंने काफ़ी चुनावी रिपोर्टिंग जो है वो की है, मुझे भी समय समय पर अपडेट देते रहे। तो आज हमने सोचा कि नामचीन लोगों के साथ तो हम बात करते रहते हैं जो दिल्ली में या कई दूसरे महानगरों में बैठे हुए हैं, तो एक ऐसे पत्रकार से बात की जाए जो सालों साल से यहाँ के गली कूचों में रहकर पत्रकारिता कर रहे हैं और आज भी काफ़ी जो मतदान केंद्रों पर आप गए। कितने मतदान केंद्रों पर आप गए होंगे? 3 दर्जन मतदान केंद्रों का मैंने दौरा किया है। 3 दर्जन मतदान केंद्रों का आपने दौरा किया, तो क्या कुछ पाया आपने अपने आकलन में? सर, सुबह 7 बजे से ही देखा कि महिलाओं की जो भीड़ है वो लंबी लंबी कतारें, पुरुष के मुकाबले 2 से 3 गुना अधिक तादाद में महिलाएं जो थी सुबह 7 बजे से ही वो खड़ी थी मतदान करने के लिए। और इस तरीके के चर्चा जो है समाज में और गली मोहल्ले में चर्चा आम बन गया कि सारे लोग इसी मुद्दे पे चर्चा कर रहे थे कि महिलाएं जो हैं पुरुष के मुकाबले काफ़ी बड़ी तादाद में निकलकर वोट करने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है महिलाएं क्यों निकली? क्या एक तो लगातार हम लोग लगातार चर्चा में इस बात को शामिल करते रहे कि ये महिलाओं का इतनी बड़ी तादाद में निकलना सीधा नीतीश को वोट देने से इसका तात्पर्य निकालें? 90% हम कह सकते हैं कि ऐसा मतलब सत्य है। और नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि महिलाओं के लिए उन्होंने, और नीतीश कुमार हमेशा अपनी चुनावी भाषण में जिक्र भी इस बात की करते हैं कि मैंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, 2005 से लेकर अब तक वो कर ही रहे हैं। और उस हिसाब से देखें तो इस चुनाव में महिलाएं जिस तरीके से घर से निकलकर बूथों तक जा रही है, उससे ऐसा एक साफ संकेत है कि नीतीश कुमार के प्रति जो है महिलाओं में वो बहुत बड़ा क्रेज है। और 20 सालों से वो मुख्यमंत्री हैं और इस चुनाव में ऐसा कभी लगा नहीं कि एंटी इनकम्बेंसी, और खासकर नीतीश कुमार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी तो ज़मीन पे तो नहीं है, खासकर महिलाओं में तो नहीं है। और उसके बाद जो जीविका के माध्यम से जो 10,000 रुपया मिला है वो इस चुनाव का गेम चेंजर रहने वाला है। दूसरी बात ये भी है कि पुरुषों की तादाद कम रही, पुरुषों की तादाद काफ़ी कम रही। आज मैंने कई मोहल्लों में पुरुषों को शर्मिंदगी महसूस होते हुए देखा है कि महिलाओं जो है बड़ी तादाद में घर से निकल रहे हैं, वो शर्मा कर कई पुरुष बूथ तक पहुंचे हैं। अच्छा, मतलब वो नहीं निकल रहे थे, लेकिन क्योंकि महिलाएं जाने को मजबूर हो गए। अच्छा, हाँ, महिलाएं काफ़ी हद तक निकली और ये रिकॉर्ड बनने जा रहा है मतदान में। लगता है कि मैं भी दोपहर के बाद एक बूथ पे मैंने देखा कि महिलाओं की कतार काफ़ी लंबी है और कुछ 4-5 पुरुष वहाँ पे थे, तो मेरे मुंह से ऐसा ही निकला कि ये पुरुष नहीं महापुरुष हैं जो कम से कम वोट डालने तो आए हैं। महिलाओं को देखकर ये बात तो मुझे, ये एंगल आपने अभी बताया, लेकिन ये काफ़ी अहम बात है कि महिलाओं का इतनी बड़ी तादाद में निकलना ये पुरुषों को कहीं ना कहीं एक शर्मिंदगी भी दे गया और उत्साह भी दे गया कि वो भी वोट निकल कर सकते हैं। हालांकि ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज फेज 1 में भी ज़्यादा था और इसमें जो अंतिम आंकड़ा है वो तो चुनाव आयोग दे ही रहा है। एक अहम बात यह है कि अगर 10 विधानसभा सीटों की बात करें मधुबनी की, तो आपके पास किस तरह की रिपोर्ट्स है कि क्या कुछ होने जा रहा है यहाँ पर? पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में 10 सीटों में 8 जो है एनडीए के खाते में गई थी, 2 सीटों पर महागठबंधन ने जीत दर्ज की थी। और इस बार भी अमूमन आंकड़ा ऐसा ही रहने वाला है। वैसा कुछ आंकड़ा, एक सीट इधर उधर हो सकती है, लेकिन 7-3 या 8-2 का आंकड़ा मधुबनी में रहेगा। हाँ, तो ये किस आधार पे आप कह रहे हैं? आधार पे महिला जो है वो बढ़ चढ़ कर जो है एनडीए को वोट कर रही है और वो नीतीश जी और मोदी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रति अपनी सहानुभूति दिखा रहे हैं। महिलाओं और युवाओं में, खासकर युवाओं में तेजस्वी यादव के प्रति जो है वो क्रेज है। जिस तरीके से महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने नौकरी का वादा किया है, हर घर नौकरी, तो वो काफ़ी हद तक वो सफल रहा है। लेकिन महागठबंधन जो है वो डेफिसिट कहाँ खा रही है, तो मुकेश सहनी जो उनके अलायंस पार्टनर मुकेश सहनी और कांग्रेस है वो कमज़ोर पड़ती हुई दिख रही है। अच्छा, हाँ, तो कांग्रेस की कमजोरी का तो आलम हम सबको पता ही है। मुकेश सहनी क्यों कमज़ोर पड़ रहे हैं? मुकेश सहनी कमज़ोर पड़ रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं कि मैं मल्लाहों का बेटा हूं, और ख़ासकर मिथिलांचल के इलाके में बात करें तो मल्लाह जो जाति है वो बीजेपी का कोर वोटर है और वो वोट बीजेपी को जाती है। आज भी 100 यदि सहनी समाज के लोग वोट करते हैं तो 95 वोट जो है वो
बीजेपी को जाता है। तो मतलब उन्होंने अभी साहनी को साथ लेने का कोई फायदा नहीं कोई हुआ मिथिलांचल और बिहार में भी ओवरऑल देखें तो सहनी के आने से कुछ 2-4% का फायदा हो, लेकिन जिस तरीके से मुकेश सहनी को एक बड़ा नेता के रूप में, ईबीसी के बड़े नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया गया, वैसा ज़मीन पे कोई लहर नहीं है। अच्छा, ये जो कन्फ्यूजन पैदा हुआ, हालांकि बाद में खुद ही बहुत ज़ोरदार अंदाज में खंडन किया मुकेश सहनी ने कि वो फिर से बीजेपी के पास जा रहे हैं, और उन्होंने काफ़ी मतलब धमकाया भी पत्रकारों को या पत्रकार को एक पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल के। तो क्या ये कन्फ्यूजन कहीं ज़मीन पे नज़र आया वोटिंग के दौरान कि ये फिर से बीजेपी के साथ जा सकते हैं? और हालांकि आप कह रहे हैं कि 95% जो वोटर हैं वो बीजेपी के ही कोर वोटर हैं। हाँ। तो ये क्या इस कन्फ्यूजन का भी कुछ? ये जो परसेप्शन सोशल मीडिया पे बना पिछले 1-2 दिनों में, वैसा ज़मीन पे भी रहता है कि लोग जो हैं वो मुकेश सहनी को कांस्टेंट नहीं मानते। वो समझते हैं कि मुकेश सहनी कभी भी इधर उधर जा सकते हैं। और वो तो नीतीश कुमार भी पलटते हैं। नीतीश कुमार भी पलटते मतलब हैं, ऐसे उनके ही, बारे हाँ। में भी कहा जाता है। लेकिन जनता जानती है कि पलट, लेकिन मुकेश सहनी नीतीश कुमार के बजाते उनका क्रेडिबिलिटी जो है वो तो कोई मतलब वो कम, हाँ, ज़्यादा गड़बड़ है। तो अच्छा, एक बात ये बताइए कि यहाँ पर क्योंकि सवर्ण जाति भी अच्छी खासी तादाद में है और मुस्लिम समुदाय भी काफ़ी बड़ी तादाद में जो उनके वोट हैं यहाँ पर हैं, तो मुसलमान के वोटों की का जो पैटर्न है वो क्या कहता है? क्या एकजुट होकर महागठबंधन को वोट किया है? अगर मधुबनी में बात करें तो आरजेडी के कैंडिडेट को वोट किया है, या मुस्लिम वोट में बिखराव भी देखने को मिला है? जैसे मधुबनी विधानसभा की बात करें तो, और ओवरऑल मधुबनी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो क्या कहते हैं कि महागठबंधन मुस्लिम का जो वोट है वो इंटैक्ट रहा है काफ़ी हद तक, लेकिन कुछ सीटों पे वो वोट जो है वो टूट भी गया है। जैसे मधुबनी में एक AIM ने अपना उम्मीदवार बनाया था राशिद खलील को, तो वहाँ जिस मतलब मुस्लिम बहुल जो इलाका है वहाँ जो है कुछ वोट जो है AIM को काफ़ी अच्छी संख्या में जो है वो वोट गया है। और यदि यह वोट 10,000 के पार चला गया तो ये सीट आरजेडी हार जाएगी। अच्छा, बिल्कुल सपाट सीधे शब्दों में आप बता रहे हैं, क्योंकि मैं जब घूम रहा था तो कैलकुलेशन ये था कि जो MIM है वो 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा वोट यहाँ पे नहीं ले पाएगा, लेकिन अगर ये पार्टी 10,000 तो बहुत ज़्यादा है, इवन 5-7 हज़ार वोट भी जो है वो ले जाती है तो मुश्किल हो सकता है। महागठबंधन के उम्मीदवार के साथ जो है वो खेला हो जाएगा, वो चुनाव हार भी सकते हैं। और ज़मीन पर जो है वो जैसे मुस्लिम 18% शायद पूरे बिहार में ओवरऑल 17-18% मतदाता और वोटर हैं, और जनसंख्या उनकी है आबादी। एक मैसेज ये भी गया खासकर मुस्लिम समाज के लोगों में कि आपने 2.5% जिनकी आबादी है उनके लिए आप मुख्यमंत्री ये तो हो गया। आप मुझे गलियों की बात बताइए, आप बताइए कि आपने 3 दर्जन बूथ का दौरा किया, क्या कुछ आपको दिखा और ज़्यादा जो आप यहाँ मेंशन करना चाहिए? ये सब बातें तो यहाँ मैंने देखा कि पहली बात की महिलाओं में जो क्रेज है वो आपने बता दिया, युवा जो है वो नौकरी वो भी बता दिया आपने कि तेजस्वी यादव के उसके बाद क्रेज है। ऐसा पैटर्न नहीं दिखा या सामाजिक ताना बाना उस तरीके से नहीं दिखा जो सवर्णों का वोट क्या काटने में जनसुराज कुछ कामयाब हुआ है? जनसुराज या किसका वोट काटा है तो जनसुराज पर्टिकुलर कुछ हद तक नुकसान जो है एनडीए को भी है और कुछ सीटों पे महागठबंधन को भी है। कुल मिलाकर देखें तो जनसुराज जो है वोट कटवा का काम जो है जनसुराज का है। और लेकिन अगर उनको कुछ सीटें आ गई तो आपको काटा मतलब आपके साथ डिबेट में और बातचीत के दौरान मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने पूरा बिहार के सीमांचल का भी मैंने दौरा किया था, करीब 20 से 25 दिन रहा था पूर्णिया, कटिहार, अररिया के क्षेत्रों में, वहाँ भी देखा, बांका भी गया था। तो बिहार में ओवरऑल मेरा अनुमान है कि जनसुराज 0 से 2 सीटों तक ही सीमित रहेगी। इतनी साफ बात कर रहे हैं, 0 से 2। हाँ। और यहाँ एक जो है क्या कहते हैं IP गुप्ता, जो महागठबंधन में उनको एक सीट सहरसा की सीट मिली है, और उस सीट पर जनसुराज के किशोर कुमार मुन्ना जो पूरे बिहार में जनसुराज के सबसे मजबूत दावेदार थे, वो जो हैं उनकी जीत काफ़ी हद तक, यदि वो जीत जाते हैं, वो जीत सकते हैं ऐसा अनुमान है। लेकिन जिस तरीके से 2-4 दिनों के भीतर समीकरण बना है उस हिसाब से देखें तो वो उन्होंने भाजपा का जो कैडर वोट है, सवर्ण वोट यदि वो काट लेते हैं किशोर कुमार मुन्ना, तो वहाँ IP गुप्ता चुनाव जीत सकते हैं।
तो मुश्किल से 0 से 2 सीट का मेरा अनुमान है। अच्छा, जब और आपने वोट एक कटवा। पार्टी का बता दिया तो ये फर्ज बनता है कि मैं ये पूछूं कि फिर जेडीयू के बारे में आपका क्या, जेडीयू से शुरू करते हैं, कितनी सीटों का अनुमान है आपका? जेडीयू, मेरा अनुमान है कि जेडीयू इस बार 70 से अधिक सीट ला सकती है और वो बिहार की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो बन सकती है। चलिए 70 से ज़्यादा। अब आते हैं बीजेपी पे। बीजेपी कितनी सीट ला सकती है? बीजेपी जो है, बीजेपी अच्छी खासी सीट लाएगी, लेकिन पिछले बार की तुलना में इस बार बीजेपी का जो सीट है वो घटेगा। नहीं, आप तादाद बताइए, क्योंकि आपने बाकियों की तादाद बताई है। 60 से 65 सीटों के बीच बीजेपी रहेगी। तो जन स्वराज हो गया 0 से 2, हाँ, जेडीयू हो गया 70 पार, बीजेपी 60 से 65। अब आरजेडी की बात बताइए। आरजेडी का जो है वो सीट जो है वो घटेगा और आरजेडी 50 सीट जो है वो आरजेडी ला सकती मतलब है। जो 76 था जो कि 80 हो गया, हाँ, तो वो आप उससे इस बार 30 सीट 50 कम बता रहे हैं कि 50 ओवरऑल थोड़ा सा एक आध बढ़ा घटा फिर 50 दोबारा। से 55। अच्छा, के बीच 50 में से ही 55, रहेगी। 60 से 65 बीजेपी, 50 से 55 ये, हाँ, 70 पार जेडीयू। जेडीयू। तो और हाँ, एलजेपीआर, एलजेपीआर, एनडीए में एलजेपीआर जो है उसका स्ट्राइक रेट सबसे नीचे रहेगा। अच्छा, हाँ, वो तो पिछली बार भी 240 हाँ, 43 सीट पे लड़े थे। 143 सीट पे लड़ी थी। एक सीट मटिहानी की सीट थी, हाँ, वो जीती थी। जीती थी, फिर बाद में वो जेडीयू में चले गए। हाँ, लेकिन इस बार एनडीए के साथ तो है। 29 सीट पे लड़े हैं। 29 सीट पे लड़े हैं, तो एक सीट तो पहले ही उनका कट गया कि उनके कैंडिडेट का जो है वहाँ से नामांकन रद्द हो गया। ठीक है। और जो चिराग की को जो सीट मिला है वो सीट वैसा सीट है जहाँ काफ़ी लंबे समय से वहाँ एनडीए ने जीत दर्ज नहीं की थी। अच्छा, और इस बार अनुमान तो है आप, हाँ, अनुमान कि 10 से 12 सीट ही। तो 10 से 12 तो चिराग बहुत हुआ ना। पासवान। पिछली बार एक सीट आया था, हाँ, तो वो 143 तो लड़के। फायदा होगा ही, क्योंकि वो पिछली बार अकेले लड़े थे, इस बार एनडीए के साथ हैं। हाँ, तो ठीक है, तो एलजेपी हो गया। और किसी पार्टी के बारे में आप कुछ भविष्यवाणी करना चाहेंगे? कांग्रेस जो है, हाँ, कांग्रेस तो रहेगी। कांग्रेस जो पिछली बार 22 सीटों पे जीत दर्ज की थी, इस बार मुश्किल से 10 से 12 सीट वो लाती हुई दिख रही है। और वो भी ज़्यादातर सीमांचल इलाके में। सीमांचल इलाके में, और जो 2, 3, 4 सीट उसकी सिटिंग सीट थी जो वो जीत सकती थी, वहाँ फ्रेंडली फाइट हो गया है। जैसे बछवाड़ा सीट, वहाँ पे उनके मजबूत दावेदार थे गरीब कुमार दास, लेकिन वहाँ सीपीआई ने अपना दावेदार बनाया है, तो वो सीट हार जाएगी। वो सिटिंग सीट थी। कहलगांव की सीट की बात करें तो वहाँ प्रवीण कुशवाहा कांग्रेस के अच्छे जमीनी नेता माने जाते हैं, लेकिन वहाँ आरजेडी के ही संजय यादव झारखंड सरकार में मंत्री हैं, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, वो हारते हुए दिख रहे हैं। राजा पाकर, जहाँ पे प्रतिमा कुमार दास कांग्रेस की सिटिंग विधायक है, वहाँ भी फ्रेंडली फाइट हो रहा है, तो वो सीट भी कांग्रेस की जा रही है। तो देखिए किस तरह से बेबाक तरीके से ये बता रहे हैं, और इन्होंने अलग अलग पार्टियों के बारे में जो है एक अपनी भविष्यवाणी या अपनी एक जो राय है वो सामने रखी है। 14 तारीख को हम फिर आपको पकड़ेंगे जी सर। और अगर ये बातें, देखिए डिस्क्लेमर के साथ है, ये पूरा का पूरा विचार जो है अभिनव कुमार झा का है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेना देना नहीं है, ये मेरा निजी नहीं, और ये मेरा आकलन है, ये आकलन है, लेकिन मैं ये बात मजाक में कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है कि जब चर्चा होती है तो खुलकर अपनी बात रखने की जो आज़ादी वो होती है, और इन्होंने अपनी बात रखी, और ऐसे का ऐसा हम आपके सामने, क्योंकि बहुत सारे जो एग्जिट पोल होते हैं करोड़ रुपए खर्च करके होते हैं, बहुत बड़ा सैंपल लेकर होता है, वो सब भी गलत निकल जाते हैं। तो अभिनव झा या मेरी बात कल को गलत निकल जाए तो कोई उसमें मतलब शर्मिंदगी की बात नहीं है, अपना आकलन है, इन्होंने ज़मीन पे जो देखा है उसके तहत ये बयां किया है। तो जी एक आखिरी बात इसके बाद मैं ऐड करना चाहूँगा। हाँ। कि इस बार माहौल काफ़ी अच्छा था, वोट अधिकार यात्रा से जो माहौल बना था कांग्रेस के लिए और कांग्रेस और महागठबंधन के लिए काफ़ी अच्छा था, लेकिन वो जो है माहौल बन नहीं पाया। जिस तरीके से टिकट बंटवारे महागठबंधन में झगड़ा बढ़ा, कांग्रेस के नेता जो थे वो लगातार वो कोटे पद्धति पे भी चलते हैं, इनका इतना सीट दे दो, कोटा इतना कोटा दे दो, और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया। और जमीन पे देखा कि कांग्रेस के जो विधायक हैं, सिटिंग विधायक और पूर्व विधायक, वो लगा रहे थे कि टिकट चोर बिहार छोड़। और जिस तरीके से बिहार में कांग्रेसों तो टिकट बंटवारा एक बहुत बड़ी समस्या कांग्रेस के सामने रही है, और अभी भी वो इससे पार नहीं पा रही है। तो ये सोचने की बात है, कांग्रेस घर बैठ गए, कांग्रेस के कार्यकर्ता घर बैठ गए। तो कुल मिलाकर ये बातचीत अभिनव झा के साथ, और आप को अगर पसंद आया हो तो इस YouTube को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। हम इस तरह के लोगों से, इस तरह के पत्रकारों से बात करते रहेंगे, क्योंकि ये लोग
बहुत घंटों घंटों दिनों दिन घूमते हैं और जो ये कुछ कहते हैं उसका एक तथ्य भी पेश करते हैं। कल को बेशक उसमें एक कोर्स करेक्शन ज़रूर होगा, हर जगह होता है,